सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और हमारा शो लगातार जारी है। द नरेंद्र मोदी शो, अमेरिका में जय हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया, वो तमाम बिंदु जो उन्होंने वहां पर उठाए, उनके बारे में विस्तार से हम बात भी करेंगे, आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वीं बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया, लेकिन वो तमाम बिंदु उठाए जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी चिंता है, भारत की सबसे बड़ी चिंता है। और जिस तरह से पूरी दुनिया विश्व गुरु भारत की तरफ देख रहा है, वर्ल्ड लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा है, वो सब आज हमें सुनने को मिला तब जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। हमारे साथ खास मेहमान यहां हमारे सेट पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये बड़ी कवरेज हम कर रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा अहमियत है प्रधानमंत्री के इस दौरे की। लेकिन साथ ही हमारे साथ बाहर से भी मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। हम लगातार चर्चा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी तक के दौरे में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। लेकिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और चीन पर जोरदार प्रहार किया है। प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े मंच से जब बात की तो नाम लिए बगैर सीधे तौर पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया, पाकिस्तान को आईना दिखाया है। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने जिक्र कोरोना का किया तो फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका पर भी सवाल उठाया। वहीं समुद्री सुरक्षा के नाम पर चीन से भी सीधे सवाल पूछे हैं। ये तमाम बिंदु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने भाषण में सामने रखे, तो वहीं साथ ही भारत किस तरह से विकास आगे कर रहा है, भारत किस तेजी से आगे बढ़ रहा है और कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत किस तरह से अपनी जो अभी तक स्कीम है, प्लान है, उसके तहत आगे बढ़ रहा है, इस सब का भी जिक्र किया। लेकिन सबसे बड़ा हमला और सबसे तीखा हमला पाकिस्तान और चीन पर किया। ये रिपोर्ट देखिए। I have great pleasure in welcoming His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India. I invite him to address the General Assembly. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। वही अंदाज, वही तेवर, वही लहजा, वैसे ही शब्द जिसके लिए विख्यात हैं हिंदुस्तान के प्रधान। विश्वनायक की तरह विश्व को हमेशा दिशा दिखाने वाले प्रधानमंत्री मोदी आतंक से आगाह कर रहे थे। दुनिया की सबसे बड़ी शांति सभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशांति के पुजारियों पर प्रचंड प्रहार किया। जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारत 75 ऐसे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने वाला है जो भारतीय विद्यार्थी स्कूल कॉलेजों में बना रहे हैं। अध्यक्ष जी, दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है ही होगा। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े नेता ने जिक्र उस पड़ोसी मुल्क का भी किया जहां बंदूकधारियों ने तख्ता पलट किया है। अफगानिस्तान को मुट्ठी में करने वाले तालिबान को पर्दे के पीछे से शह देने वाले नापाक मुल्क पर नाम लिए बगैर हमला बोला। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है
कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो, हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही है। संकेतों में पाकिस्तान पर प्रहार करने के बाद समुद्री खतरे को लेकर चीन को भी चेताया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि समंदर के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या करना होगा। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। पीएम मोदी ने उस कातिल कोरोना का भी जिक्र किया जिसने 2 सालों से कोहराम मचा रखा है। वुहान वायरस की विभीषिका के बहाने वैश्विक फिक्र की और फिर इशारों ही इशारों में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर दुनिया का ध्यान भी दिलाया। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। ये आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कोरोना त्राहिमाम के बीच कैसे वैक्सीन देकर भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को यथार्थ में बदल दिया। विश्व को वैक्सीन देकर उम्मीद जगाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे अब 12 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों को कोरोना कवच से सुसज्जित करने के लिए क्या किया जा रहा है। सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है। मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। करीब 23 मिनट तक पीएम मोदी धारा प्रवाह बोलते रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे भारत विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। अंत्योदय को आज की परिभाषा में modern day definition where no one is of left behind Antyodaya कहा जाता है। is where no one is left इसी भावना behind. के साथ It is with this भारत principle आज in mind that India integrated, today is moving equitable forward on the path of डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ integrated, रहा है। equitable development. विकास Our priority is सर्वसमावेशी that हो, development should be all-inclusive, सर्वस्पर्शी हो, all-pervasive, सर्वव्यापी हो, universal, सर्वपोषक and हो। one that nurtures all. यही हमारी प्राथमिकता है। आज विश्व का हर 6ठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। When India grows, the world grows. When India reforms,
the world transforms. बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी बार संयुक्त राष्ट्र की सभा को संबोधित किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के गौरव की गाथा सुनाते हुए आतंक की फैक्ट्री चलाने वालों को जिस तरह बेनकाब किया वो नजीर है। रोहित शर्मा के साथ मनीष झा, न्यूयॉर्क, TV9 भारतवर्ष। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बिंदुओं को छुआ। कैसे भारत अगर प्रोग्रेस करेगा, भारत अगर आगे बढ़ेगा तो वो दुनिया के लिए कितनी अहमियत रखती है बात, यानी भारत का जो स्थान है दुनिया में उसको एक बार फिर रेखांकित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन साफ तौर पर चीन और पाकिस्तान से भी दुनिया को आगाह किया कि वो कौन से खतरे हैं दुनिया के सामने जो उनकी वजह से हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए इन मेहमानों से आपको मिलवाते हैं क्योंकि उन्हीं के साथ हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उसके एक एक बिंदु पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजीव नयन मौजूद हैं, सीनियर रिसर्च एसोसिएट हैं IDSA से। हमारे साथ मेजर जनरल यश मौर्य मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज मौजूद हैं, सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज SIS JNU से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ बाहर से भी मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान जुड़े हैं जो नेता हैं PMLN के। हमारे साथ इसके अलावा मंतोष शर्मा मौजूद हैं जो जर्नलिस्ट हैं, कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ आसिफ रमीज दाऊदी जुड़े हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इन सभी मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, संगीत रागी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम नहीं लिया लेकिन साफ तौर पर बात की पाकिस्तान की और चीन की और कैसे उनसे दुनिया को क्या खतरा है उसको लेकर आगाह किया। देखिए, जो अफगानिस्तान में जो घटना तालिबान का जिस प्रकार से सत्ता पर काबिज हुआ उसके बाद से जो वैश्विक परिस्थितियां बदली, स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान और चीन ने वहां अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की है विगत महीने में, तो ये बात तो पूरी दुनिया को साफ हो गया है। दो तीन बातें जी। कि अफगानिस्तान में जो तालिबान का पुनर्अभ्युदय हुआ है उसके केंद्र में पाकिस्तान है। दूसरी बात, अमेरिका के वहाँ जाने के पश्चात कहीं न कहीं आतंकवाद को चाइना से भी समर्थन मिल रहा है इस शर्त पर कि जो तालिबान है वह चाइना के अंदर कोई मुस्लिम उग्रवाद को बढ़ावा नहीं देगा। तो एक प्रकार से जो खतरे हैं आतंकवाद के, वैश्विक खतरे हैं, वैश्विक चुनौतियां हैं, उसके प्रति प्रधानमंत्री ने आगाह किया है दुनिया को। और पाकिस्तान और चाइना की साजिश को एक ढंग से उन्होंने पूरी विश्व पटल पर सामने रखा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जो साउथ चाइना सी के अंदर जो हम देख रहे हैं उसको भी इशारे में उन्होंने उसके तरफ ध्यान दिलाया विश्व को, और उसको भी बताया कि कितना जरूरी है कि वो सबके लिए खुला रहे, वहां पर ना कोई एक्सपेंशन करे और ना वो उस पर कोई कब्जा करने के बारे में सोचे। लेकिन जो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को एक बार फिर चेताया, वो कंसर्न सिर्फ भारत की नहीं है, वो कंसर्न इस वक्त पूरी दुनिया की है। और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है, डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, इमरान खान किसी भी तरह से इसे दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करें, लेकिन भारत ही नहीं, यूरोप के तमाम देश, अमेरिका जो आपका सहयोगी रहा है इतने समय तक, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि दरअसल पाकिस्तान इसका इस्तेमाल ना करे इस मौके का, और दुनिया देख रही है आपको। तो क्या पाकिस्तान बदलेगा किसी तरह से, क्योंकि लग नहीं रहा है ऐसे जिस तरह से इमरान खान जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। शुक्रिया सुमेरा खान, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि आप लोगों को पाकिस्तान फोबिया हुआ है पिछले एक माह से, बहुत ज़्यादा तकलीफ में आप लोग। बात यह है कि इतनी दफ़ा आप राम राम नहीं करते जितनी दफ़ा पाकिस्तान पाकिस्तान कहते हैं आप लोग। बात यह है कि हर बात में आप पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने भी यही कुछ कहा जो कुछ आज मोदी सरकार ने कहा, वो भी यही कहते हैं कि अमन शांति की बात कीजिए। ये पूरी दुनिया को अमन की जरूरत है, इंसानियत को अमन की जरूरत है, इंसानों को अमन की जरूरत है।
पाकिस्तान को अमन की जरूरत है, हिंदुस्तान को अमन की जरूरत है, अमेरिका को, सबको। क्योंकि जो कुछ पिछले 20 सालों में हुआ उससे लाखों लोग शहीद हुए और बेगुनाह लोग मारे गए। अभी वक्त वो है कि अभी लोगों को शांति देनी चाहिए, अमन देना चाहिए। मैं वही ना, इमरान खान साहब ने भी यही कहा, भारत बार बार पाकिस्तान करता है, लेकिन दरअसल हो ये रहा है कि पाकिस्तान अपनी तमाम कमियों को छिपाने के लिए बार बार भारत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन इमरान खान ने अपने भाषण में कितनी बार भारत का नाम लिया, किस तरह के झूठों का पुलिंदा उन्होंने दुनिया के सामने रखा और कैसे इस बड़े प्लेटफॉर्म को भी उन्होंने अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया। तो दरअसल कर तो ये पाकिस्तान रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है ना। हमारे साथ एक मेहमान मौजूद है अफगानिस्तान से, यहाँ पर जो भारत में रहती हैं अफगान नागरिक हैं, वो कुछ कहना चाहती है, संक्षेप में कहिएगा। जी बोलिए, जल्दी से, सुन रहे हैं इरशाद साहब। हेलो, मैं शाहीन मोहम्मदी, जो अफ़गानिस्तान का एक जर्नलिस्ट हूँ और हर घड़ी मैं उनके साथ मिले हुए हूँ अफ़गानिस्तान से। जहाँ तक मुझे पता है इनको तकलीफ़ क्या होती है, पूरा दुनिया वालों को पता है कि आजकल पाकिस्तान जो सांप अपने लिए पाला है वो उसकी अगेन दुश्मन बनने वाला है। और दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया बार बार ये बोलते हैं, वो तो सच बोलते हैं, पूरा दुनिया वालों को मालूम है। अगर पाकिस्तान का हाथ नहीं है तो फैज़ अमीद को क्यों भेजा? ठीक है, इरशाद साहब आप सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पूरी दुनिया के चीफ आई, पूरी दुनिया से चीफ आए, हमारा चीफ क्या तो वही पाकिस्तान जपना शुरू किया आप लोगों ने। अब मेरी बहन शाहीन मोहम्मदी जो बोल रही हैं, इनसे ये पूछिए, ईमानदारी से पूछिए कि आज से 1 माह पहले तालिबान के आने से पहले क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं। आज अमन है कि नहीं है? अगर शाहीन झूठ बोलेंगी तो इनको कब्बा काटेगा, आपको अगर लगता है ये कि सच हालात बोलेंगे अब तो अच्छे हो अल्लाह गए? इनकी मदद करेगा। हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जहां पर सड़क पर लोगों को फांसी पर लटकाया जा रहा है। कानून क्या होता है, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ये वहां पर नहीं मालूम है। आप ये कह रहे हैं कि हालात अच्छे हो गए। मैं वापस आऊंगी और आप नहीं सर, देखिए आप ये कह रहे हैं कि आप पूछिए उनसे ईमानदारी से, वो आपको लगता है कि ईमानदारी से नहीं बोल रही हैं? वो तो अफगानिस्तान के नागरिक हैं। मैं सही तरह उनको जवाब देती हूँ और मुंह तोड़ के जवाब देती हूँ। अगर ये सही भाषा में नहीं समझते, मैं सही भाषा में उसको समझा देती हूँ कि मैं जो कुछ बोल रही हूँ वो सच है। ठीक है, जो आप कह रही हैं वो उनके कहने से नहीं सच और झूठ साबित होगा ना, वो तो अपने हिसाब से बात करेंगे। मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच ये बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना भाषण दिया, आपसे कुछ देर पहले उन्होंने अपने इस भाषण को खत्म किया, लेकिन एक बड़ी खबर निकल कर आई वॉशिंगटन डीसी से। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे इस भाषण के लिए, लेकिन एक बड़ी खबर वॉशिंगटन डीसी से आई, और वॉशिंगटन डीसी से जो एक बड़ी खबर आई है वो चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। कान खोलकर इस वक्त चीन और पाकिस्तान सुन रहे हैं इस खबर को लेकर, क्योंकि बहुत जल्द होगा ये कि अमेरिका का एक आसमानी विध्वंसक भारत के सुरक्षा बेड़े में शामिल होगा, भारत की सेना में शामिल होगा, और इसकी वजह से LOC से लेकर LAC तक हड़कंप मच जाएगा जब वो विध्वंसकारी आसमानी रक्षक भारत की सेना में शामिल होगा। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में प्रेसिडेंट बाइडेन समेत दुनिया के तमाम बड़े लीडर से मुलाकात कर रहे हैं। राउंड टेबल टॉक के अलावा सुपर समिट में भी हिस्सा ले रहे हैं। तय शेड्यूल के मुताबिक 26 सितंबर को पीएम मोदी हिंदुस्तान लौटेंगे, मगर खाली हाथ नहीं, क्योंकि इस बार के अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी विध्वंसक डील फाइनल की है जिसने चीन और पाकिस्तान जैसे शत्रुओं के पैरों तले जमीन खिसका दी है। व्हाइट हाउस से ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही कि भारत और अमेरिका के बीच सबसे डेडली वेपन की डील करीब करीब फाइनल हो चुकी है। और इस डील का मकसद भी साफ है, हिंदुस्तान के दो दुश्मनों की नापाक साजिश पर फुल स्टॉप लगाना। और इसके लिए पीएम मोदी ने अमेरिका से MQ-9 रिपर बी ड्रोन का सौदा किया है।
मतलब यूएस डिफेंस का वो आसमानी शिकारी जिसने लादेन की मौत का ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसने ईरान के टॉप कमांडर सुलेमानी का शिकार किया। जी हाँ, भारत और अमेरिका के बीच MQ-9 रिपर बी ड्रोन से जुड़ा जो इनपुट सामने आया है, उसके मुताबिक अमेरिका से 30 MQ-9 रिपर बी ड्रोन खरीदे जा सकते हैं। MQ-9 रिपर बी ड्रोन की डिलीवरी 2 बैच में हो सकती है। पहली खेप में 6 ड्रोन तो वहीं दूसरी खेप में 24 ड्रोन आएंगे। भारत अमेरिका के बीच ये डील $300 करोड़ में होगी। MQ-9 रिपर बी ड्रोन की पहली खेप इसी साल भारत आएगी। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि हिंदुस्तान के सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए, सेना को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए अब ड्रोन की खेप हिंदुस्तान लाई जाएगी। और इसके लिए पीएम मोदी जनरल एटॉमिक्स के CEO से भी मिले। हर कोई ये जानता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क है। उसके बारूदी तहखाने में ऐसे ऐसे हथियार हैं जो मैदानी जंग में उतरने के साथ ही बारूदी तूफान ला देते हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के पास सबसे सॉलिड और हाईटेक अटैक ड्रोन है। उन्हीं में से एक है MQ-9 रिपर बी ड्रोन, जिसका इस्तेमाल सुपर पावर अमेरिका हर मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए करता है। अलकायदा चीफ लादेन हो या फिर ईरान का टॉप कमांडर सुलेमानी, अमेरिका ने अपने दोनों दुश्मनों का इसी ड्रोन की मदद से दी एंड किया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर महाशक्ति अमेरिका का यह आसमानी योद्धा हिंदुस्तान को कैसे सुपर नेशन बनाएगा, कैसे वॉर जोन में उतरने के साथ ही बारूदी कोहराम मचाएगा, कैसे चीन और पाकिस्तान को धूल चटाएगा, ये भी जान लीजिए। रिपर ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जासूसी के अलावा अटैक और डिफेंस करने की क्षमता से लैस है। MQ-9 रिपर बी ड्रोन की रफ्तार 410 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब बात इसमें लगे घातक हथियारों की। रिपर ड्रोन में 4 AGM-114 हेलफेयर मिसाइल लगी जो कि लेजर गाइडेड है। इसके अलावा इसमें टारगेटिंग सिस्टम, विजुअल सेंसर और हाईटेक कैमरे भी लगे। रिपर ड्रोन में 1701 किलो वजनी हथियार ले जाने की क्षमता भी है। इसमें एक बार में 2200 लीटर फ्यूल भरा जा सकता है। MQ-9 रिपर बी ड्रोन अधिकतम 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है। रिपर बी ड्रोन एक मानव रहित UAV है, लेकिन कंट्रोल रूम से 2 रिमोट पायलट और एक सेंसर ऑपरेटर इसे चलाते हैं। एक बार में ड्रोन 1851 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। अमेरिकी वायुसेना साल 2007 से ही इस MQ-9B रिपर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन का इस्तेमाल US नेवी करती है। आपको बता दें कि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी के बाद भारत ने अमेरिका से 2 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन मंगाए थे, जिनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना कर रही थी। इन्हीं 2 ड्रोन की शानदार स्किल को जांचने परखने के बाद हिंदुस्तान ने 30 MQ-9B रिपर ड्रोन का सौदा तय करने का मन बनाया। इस डील से जुड़ी ये खबर भी सामने आई कि रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं को 10-10 ड्रोन देगी, ताकि जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सके। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और आपको बता दें कि हिंदुस्तान जिन MQ-9B रिपर ड्रोन को खरीद रहा है वो आर्म नहीं, उसमें मिसाइलें और हथियार नहीं लगे, क्योंकि डील के मुताबिक भारत सिर्फ सर्वेलांस और खुफिया जानकारी के लिए इस ड्रोन को खरीद रहा है। लेकिन ये सभी अटैक ड्रोन है। ऐसे में मुमकिन है कि हालात के मुताबिक भारत इन ड्रोन में कुछ बदलाव भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। तो भारत एक तरफ जहां राजनयिक तौर पर तमाम मुद्दों को दुनिया के पटल पर रख रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो क्वाड के जरिए होगा, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी हकीकत को भी समझता है कि हम किस तरह से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से घिरे, और इसी वजह से ताकत को बढ़ाने के लिए जो करना है वो किया जा रहा है। और खाली हाथ नहीं आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये डील भी लगभग फाइनल हो चुकी है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यश मौर्य जी मौजूद हैं। यश मौर्य जी, कितनी अहमियत रखते हैं, और ये ड्रोन जब भारत हासिल करेगा तो ताकत कितनी बढ़ेगी हमारी? क्या वाकई खलबली है चीन पाकिस्तान में ये खबर सुनकर? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम क्वाड का हिस्सा हैं, और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी US और अमेरिका के रिलेशनशिप में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। इनफैक्ट ये इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुई थी जब हमने US इंडिया न्यूक्लियर डील साइन की थी,
जो कि पिछले प्रधानमंत्री ने की थी। सो टेक्नोलॉजी आना, हम लैक क्या करते हैं? हम लैक करते हैं टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी, जो कि यूएस के पास है, यूके के पास है। तो क्वाड में आने का हमारे को सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिले, वेदर इट इज़ ड्रोन्स और वी हैव सबमरीन्स और वी हैव एयरक्राफ्ट्स या यूएवीज हों या आइज इन द स्काई। मतलब हमें फिर दोबारा ये गलवान जैसी सिचुएशन से हम बच सकते हैं, क्योंकि हमें अर्ली वार्निंग की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, हमें दुश्मन के बारे में जो है खबर जल्दी मिल सकती है। तो पूरा इंडिया का जो इंटरेस्ट है, जो होना चाहिए क्वाड के अंदर डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे, इज टू गेट हाई टेक टेक्नोलॉजी टू इंडिया and get better weapon systems to India so that we can take on China, we can take on Pakistan and we are a player in this region. We are Indian Ocean, ऐसे थोड़ी इंडिया के नाम पे रखा गया है, ये हमारा ओशन है। तो इंडिया ओशन और इंडो पैसिफिक में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने, यानी कि जो छोटे मुल्क हैं, श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश में, इन देशों को उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं तेजी से। हमने बहुत उस दिशा में आगे बढ़ने के दौरान बहुत कुछ हासिल किया और ये उसकी दिशा में एक और कदम होगा। राजीव नयन जी, आप भी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे? निश्चित ही देखिए, ड्रोन आज के दिन में मॉडर्न वॉरफेयर का एक बड़ा ज़बरदस्त टूल के रूप में उभरा है और इसे अनमैन्ड होने के चलते ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। और जो हमारे पास जो हमने जो डील की है उसमें इसकी काफ़ी बड़ी क्षमता है। देखिए, स्वार्म ड्रोन्स जो बार बार दुनिया बात कर रही है कि उससे क्या क्या समस्या हो सकती है, यहाँ तक कि कुछ ड्रोन्स तो नॉन स्टेट एक्टर्स भी लेते चले जा रहे हैं और हुथीज़ का भी बड़ा कस के जिक्र हुआ था। और जिस तरह से वहाँ पे अभी हाल में अटैक सऊदी अरबिया के पास हुआ था, तो इन सबसे दुनिया में इस पर चर्चा चल रही है। यह आ जाने से देखिए हमारी यह जो पर्टिकुलर जो हमारे पास आया है, लॉन्ग इंड्योरेंस कहते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि इसमें कितने देर तक फ्यूल रह सकता है, 1800 कुछ किलोमीटर की आपने बात की, तो इसको जनरली मीडियम रेंज में रखा जाता है कि आप दूर तक आप सर्विलेंस कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास सैटेलाइट्स भी हैं, सैटेलाइट से भी हमारी ताकत को बहुत बढ़ाएगा है, लेकिन और वो जिस तरह के ड्रोन आजकल बॉर्डर से भेजने की कोशिश हो रही है अभी जैसे अभी हमने लद्दाख में देखा, चाहे आसपास देखते हैं कि कभी कभी सैटेलाइट्स का जो चक्र होता है थोड़ा लंबा चक्र होता है, क्योंकि उसकी थोड़ी दूरी जो उसकी अपोजिट जिसके हो कहते हैं कि ऑर्बिट है, हमने कम डाल रखा है। इसके चलते हुआ क्या है, एक बहुत बड़ा इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन हो जाएगा हमारे सर्विलेंस में, कैसे आगे बढ़ते हैं। और साथ साथ अगर अभी आपने कुछ जो कानून है विश्व के, उसको जिसका कि हम भी सदस्य हैं, उसके चलते ही हमने स्ट्राइक शायद कैपेबिलिटीज नहीं लिया है, वो हम अपने डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि हम इसमें वेपन्स जैसा कि बता रहे हैं कि नहीं लगाया, लेकिन अभी डिटेल्स आनी बाकी है, अभी बातचीत चल रही है, बदलाव कर सकते हैं, वो हमने रखा है ओपन एडिट, क्योंकि अभी तो बातचीत शुरू हुई है और बातचीत चल रही है। लेकिन आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान से पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आसिफ, आपसे जानना चाहेंगे कि ये ताकत जब भारत की बढ़ती है, जिस तरह से भारत ने पहले भी हथियार हासिल किए हैं और कटिंग एज टेक्नोलॉजी जब भारत को मिलती है, तो दरअसल इस इलाके में, इस खत्ते में जो खतरा है भारत को, जिस तरह से आतंकवाद को बार बार बढ़ाया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, उससे निपटने में हम और ज़्यादा सक्षम होते हैं। पाकिस्तान की जाहिर सी बात है नज़र होगी इस तरह की तमाम खबरें जो इस वक्त अमेरिका से निकलकर सामने आ रही हैं उस पर। सुमेरा जी, सबसे पहले मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा कि मैं जद्दा सऊदी अरब से अभी फ़िलहाल मौजूद हूँ यहाँ पर, ठीक है। और जी, ये जो ड्रोन है, हाँ, ये जो ड्रोन है या इसका इंक्लूजन अगर इंडिया के इसमें इस्तेमाल में आता है, ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसमें जितनी क्वालिटीज़ अभी एक्सपर्ट्स भी इसको ऐड कर रहे थे और जो मैं रिपोर्ट्स देख रहा था उसमें ये अंदाज़ा लगा कि इससे जो हमारे पड़ोस के लोग हैं या जिनको भी इनसे ख़तरा हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप देखें कि क्वाड की मीटिंग अभी कल हुई है और उसके बाद किस तरह से आसिफ साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ये तो आप बता ही रहे, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं उस बात पर जो इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कहने की कोशिश की है कि भारत में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया आप देते हैं? हाँ, ये देखें, इस पे मेरी प्रतिक्रिया ये होगी कि जब मैं भी स्पीच सुन रहा था, जब उन्होंने शुरुआत में 3 चीज़ों पे बात करी, क्लाइमेट पे, कोविड पे, और लेकिन उस पे उन्होंने टेररिज्म की बात नहीं करी। और हिंदुस्तान की बात करना तो उनके लिए लाजमी हो जाता है, और अगर वो बात नहीं करेंगे तो फिर उनकी स्पीच कंप्लीट नहीं होगी। उस पर मेरी प्रतिक्रिया यही है कि पहले जो वहाँ पे जो मसाइल हैं
और जिस तरह से वहाँ पे एक मीडिया रिपोर्ट्स हर तरफ से आ रही हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का रोल दिख रहा है अफगानिस्तान, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स चल रही है, वहाँ पे जिस तरह से औरतों की हुकूक की बात हो या इंसानियत की बात हो या जान जाने की बात हो, और खुद पाकिस्तान में जो भी इंटरनल मसाइल है उन पे अगर वो जोर देकर ज्यादा अगर उस पे स्टेट्समैन की तरह स्पीच देते तो वो ज्यादा अच्छा होता, बजाय इसके कि आप किसी कंट्री को टारगेट करके, आज जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने जो स्पीच दी उसमें देखिए कितना फर्क है कि बातें बहुत सी कह गई लेकिन किसी को इस तरह से नहीं किया कि आप किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। इसी पे एक शेर मुझे याद आता है कि इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। इरशाद अहमद साहब, क्या कहेंगे इस पर? स्टेट्समैन की तरह बात नहीं की इमरान खान ने, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही एड्रेस कर रहे थे वो इतने बड़े मंच से भी। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत देर मुझे इंतजार करा करके मैं सुनता रहा आप लोगों को। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, इतने ताकतवर ड्रोन आपने हासिल किए, आप बहुत खुश हैं। लेकिन जंग जज्बों से लड़ी जाती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपके 3 लाख एजेंट जो कि अफगानिस्तान में मौजूद थे, 70,000 निहत्ते तालिबान के आगे दौड़ लगा के भाग गए दुम दबा करके, ठीक है, उन्होंने अफगानिस्तान हासिल किया। इसी तरह ये ड्रोन आपके काम नहीं आएंगे, क्योंकि आप जब तक वो ड्रोन को चलाएंगे, जब तक हम आपके सर पे सवार हो जाएंगे। तो खुश हो जाइए, खुश होना कोई बुरी बात नहीं है। खुश होते हैं जब आप लोग खुश होते हैं, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हैं, हम बहुत अच्छे पड़ोसी हैं आपके। हम खुश होते हैं, आपकी खुशियों के साथ खुश होते हैं, लेकिन जंग जज्बों से लड़ी जाती है मेरी बहन। बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, आप कह रहे हैं कि आप हमारे सर पर सवार हो जाएंगे। आप कितने अच्छे पड़ोसी हैं, आप इस तरह की बात करते हैं जब दुनिया में आप अपने आप को बचाने के लिए आप अपने पड़ोसी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आप कितने अच्छे पड़ोसी हैं। से लड़ी नहीं जाती। 3 लाख एजेंट भागे आपके अफगानिस्तान में, याद कीजिए, 90,000 70,000 बेचारे निहत्ते तालिबान के आगे। तो बात यही है कि, और दूसरी जो बात हमारे खान साहब कर रहे थे कि हिंदुस्तान में वाकई नाइंसाफी हो रही है, हर अकलियत के साथ मुसलमान हो, सिख हो, ये वो दूसरे शुदर जिनको कहते हैं बेचारों को, गरीब हिंदुओं को, यही बड़ी परेशानी है ना। आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप पाकिस्तान की बात नहीं करते। पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो नहीं बताते और हिंदुस्तान को लेकर झूठ फैलाते हैं। वजीर आजम ने जिसकी तकरीर की, आपको तकलीफ है, मैं उसकी इमरान बात कर खान रहा को हूँ कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से सिर्फ हिंदुस्तान की बात करने की जरूरत महसूस हुई। अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं आप, हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं, आप ही राम की जगह पाकिस्तान नहीं करी ना, पाकिस्तान की बात नहीं की। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं संजय भारद्वाज जी, मैं उनका रुख करूंगी सर। संजय भारद्वाज जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की तो उन्होंने कोविड से कैसे दुनिया निपटे और उसमें भारत क्या योगदान दे रहा है उसकी बात की। उन्होंने कैसे जो चुनौतियां हैं दुनिया के सामने उनसे निपटना है उसके बारे में बात की। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बात की तो उन्होंने अपना एजेंडा ही सेट करने की कोशिश की वहां पर, जो कि उनका एजेंडा दुनिया के सामने जाहिर है। ये बात आप क्लियर है कि मोदी जी के भाषण से और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भाषण से इनकी मंशा पता लगती है। भारत के प्रधानमंत्री की एक सकारात्मक सोच थी, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत को जिस तरीके से भारत को टारगेट करने की कोशिश की, आप मोटे तौर पे देखिए, अगर दक्षिणी एशिया में कोई मोटी तौर पे 3 समस्याएं हम देखने को मिलती है। एक आतंकवाद है, एक आप ये कहिए कि धार्मिक कट्टरता है जिसको फंडामेंटलिज्म कहेंगे, और तीसरा जो इंसर्जेंट और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को प्रमोट करने का। अगर तीनों का कोई सोर्स देखते हैं तो वो पाकिस्तान है। आप ये देखिए कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं, माइनॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं, तो जितने भी मुस्लिम मुल्क है दक्षिणी एशिया में उनमें माइनॉरिटी पॉपुलेशन घटती हुई नज़र आई है। भारत में माइनॉरिटी पॉपुलेशन बढ़ी है। ये एक अपने आप में इंडिकेशन है कि माइनॉरिटीज़ का हमारे यहाँ पे कितना अच्छा स्थान है, जो कि पाकिस्तान हमेशा से ये इस एक आतंकवाद को और जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज है उनके लिए एक सेफ हेवन रहा है। जी मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जहाँ डिफेंस की बात कही थी। देखिए, भारत 2 तरीके की रीति नीति में विश्वास करता है डिफेंस को लेके, और उसको हम अपग्रेड करने की बात करते हैं। पहला जो रीति हार्ड पावर के रूप में, जब हम पहले बात कर रहे थे अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन की, हार्ड पावर के रूप में हम एक डिटरेंस बाय पनिशमेंट की, अगर आप आतंकवाद को नहीं रोकेंगे तो हम आपको आएंगे और पनिश करेंगे। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज हम अमेरिका के साथ या बाकी मुल्क जो क्वाड के मुल्क के साथ मिलकर कर रहे हैं, वो की डिनाइल स्ट्रेटेजी, कि हम अपने आप को इतना मजबूत करेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे इंटेलिजेंस सर्विस में हो। ठीक है, तो मजबूत करने की भी कोशिश है। लेकिन
भारत को किसी तरह का सीधा पाकिस्तान को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस बात पर कि भारत में क्या हो रहा है ह्यूमन राइट्स को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की बातें करने का ना तो हक रखता है और अपने प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल उसे नहीं करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए। लेकिन पाकिस्तान पर कहावत फिट होती है सिर्फ वो वाली, चोर मचाए शोर। क्योंकि इमरान खान को, पाकिस्तान सरकार को जब इस बात का एहसास हो रहा है कि कैसे अमेरिका में, कैसे दुनिया में आतंकवाद की जो तरफदारी करते हैं उनके खिलाफ मोर्चा तैयार हो रहा है, जब पाकिस्तान को, इमरान खान को इस बात का एहसास हुआ कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक होगी, तो इमरान खान ने वर्चुअली जो संबोधन दिया उसमें उन्होंने खुद को ही आतंकवाद का पीड़ित बताया। कश्मीर पर उन्होंने घड़ियाली आंसू बहाए, लेकिन भारत की जो ऑफिसर थी उन्होंने जवाब दिया, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और याद दिलाया कि कैसे वो भारत की जमीन पर कब्जा कर बैठे हैं और पहले उन्हें उसे खाली करने की जरूरत है। झूठ फरेब और गुमराह करने वाले तथ्यों से तैयार स्क्रिप्ट को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में बड़ी गंभीरता से पढ़ रहे थे। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक की पीठ में छुरा घोंपने वाले देश के पीएम ने खुद को आतंक से पीड़ित, आतंक के खिलाफ जंग में कुर्बानी देने वाला बताया और फिर पहले की तरह ही कश्मीर पर छाती पीटने लगे। लेकिन इसके तुरंत बाद राइट टू रिप्लाई से भारत का स्ट्राइक हुआ और दुनिया के सबसे बड़े मंच से पाकिस्तान को पीओके से अवैध कब्जा छोड़ने के लिए कहा गया। That the entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. पाकिस्तान बार बार जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बताने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने पूरी दुनिया के सामने उस पीओके का मुद्दा उठा दिया, जिसके जिक्र से इमरान खान और भाजपा का दिल कांपने लगता है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के साथ ही पीओके के करीब हिंदुस्तान का मजबूत सुरक्षा कवच तैयार हो चुका है। जिस पीओके में आतंकियों की फौज तैयार करके पाकिस्तान हमारी जन्नत पर कब्जे का ख्वाब देखता है, वहां अब घुसपैठ नामुमकिन है। टीवी9 भारतवर्ष की टीम एलओसी के उन दुर्गम इलाकों में पहुंची जिसे कभी घुसपैठ का आसान रास्ता माना जाता था। ये आप देख सकते हैं कितने खतरनाक इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल के हैं। मेरे कैमरा पर मुझसे दिखाएं। ये देखिए पूरा खारदार तार से इलाके को बंद किया है और यहाँ से हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको दिखाएं कि कितना कठिन इलाका है और इन इलाकों में जब मिलिटेंट्स घुसपैठ करते हैं तो ऑपरेशन करना कितना कठिन है। सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं रास्ते बहुत ही तंग और खारदार तारें रास्तों पर लगी हुई, और यहाँ यही इलाके होते हैं जहाँ से मिलिटेंट्स जो है ख़ास तौर पर घुसपैठ करने के प्रयास करते हैं। उरी सेक्टर का ये वही इलाका है जहाँ साल 2016 में ब्रिगेड मुख्यालय पर आतंकियों ने हमला किया था, लेकिन अब यहाँ जंगल हो या पहाड़, हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। यहाँ पर ये पूरा इलाका जो है सुरक्षा बलों ने खारदार तार से बंद किया हुआ है और यहाँ दूर दूर तक इन पेड़ों के बगैर कुछ दिखता नहीं है। और मेरे कैमरा पर्सन मुर्तज़ा आगे आएँ, मेरे साथ चलें और आपको दिखाएं कि कितने कठिन भरे रास्ते हैं जहाँ से होकर जो है यहाँ सेना जो है पेट्रोलिंग करती है, ऑपरेशन करती हैं। सत्रह सितंबर को उरी के इसी रास्ते पर फिर आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि हिंदुस्तान के खिलाफ अब किसी भी साजिश को कामयाब करना नामुमकिन है। ये जो इलाका आप देख सकते हैं मुर्तज़ा इस तरह दिखाएंगे, ये माइन फील्ड का इलाका भी है। खारदार तार भी इस इलाके में बिछी हुई है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल उड़ी रामपुर सेक्टर का फॉरवर्ड पोस्ट का इलाका है। आप देख सकते हैं कि कितने भारी
जंगल से होते हुए यहाँ पहुँचना पड़ता है और इसी का फ़ायदा जो है मिलिटेंट्स उठाने की कोशिश करते हैं और घुसपैठ करने के प्रयास करते हैं। यही वो इलाका है जहाँ पर एक दिन पहले एक बड़ी मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे गए। वो इन्हीं रास्तों से होते हुए रामपुर इलाके तक पहुँचे थे और हतलंगू के पास जो है उनको मारा गया एक बड़े ऑपरेशन में। और 18 और 19 तारीख की रात को भी इसी उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में एक बड़ा कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया और एक के बाद एक सफलपूर्ण ऑपरेशन सेना द्वारा किया गया। जिस तरह GOC 15 कोर ने भी कल स्पष्ट किया कि 2 बार इस साल घुसपैठ करने के प्रयास हुए हैं, जिनमें से एक को नाकाम किया गया और एक घुसपैठ की कोशिश को जो है न्यूट्रलाइज किया गया। सुरक्षा कारणों की वजह से हम आपको इंडियन आर्मी के पोस्ट और उनकी तैनाती नहीं दिखा रहे, लेकिन कंटीले तारों के साथ ही इस इलाके में माइंस भी लगाई गई। जो मिलिटेंट्स हैं वो घुसपैठ करने के प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार सबसे महत्वपूर्ण कि हमारी सेना ने एक भी घुसपैठ करने के प्रयास को कामयाब नहीं होने दिया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी अब ये समझ आया कि वो सीज़ फायर की आड़ में घुसपैठ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फेंसिंग जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर उसमें कहीं ना कहीं नई तकनीक से इजाफा किया गया उसकी सुरक्षा में। साथ ही साथ जो हमारे जवान हैं वो फॉरवर्ड पोस्ट पर अलर्ट है और घाटी के अंदरूनी इलाकों में भी जिस तरह अमन लगातार दिख रहा है वो इन्हीं प्रयासों का नतीजा है। इंडियन आर्मी ने LOC को पूरी तरह सील कर दिया है। जंगल पहाड़ के बीच के तमाम दुर्गम रास्तों पर पहरा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, यहाँ दुश्मन की किसी भी हरकत को एकदम जवाब देने के लिए जवान सक्षम है, तैनात है। सुरक्षा कारणों की वजह से हम तस्वीरों में भारतीय पोस्ट या जवानों की जो डिप्लॉयमेंट हमारे आसपास है वो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ चौकसी 24वीं घंटे यहाँ पर जवानों की तरफ से दी जा रही है। चाहे रात का समय हो, चाहे यहाँ सर्दी हो, यहाँ गर्मी हो, कोई भी चुनौती जो है जवान को यहाँ चौकसी करने में नहीं कमजोर करता। LOC के करीब रिहायशी इलाकों में बंकर बना दिए गए ताकि पाकिस्तान की बेवजह फायरिंग से स्थानीय लोगों को बचाया जाए। इसके अंदर जाने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह लोग अपने आप को बचाते हैं जब यहाँ शेलिंग होती है। तो इसी बंकर के अंदर तुरंत लोग जो है आसपास के वो आ जाते हैं, इसमें ही अपनी जान को जो है सुरक्षित करते हैं। ये बंकर जो है ज़मीन के नीचे कुछ फीट जो है गड़ा हुआ होता है, इसके ऊपर जो है लेंटर करके इसमें कुछ सुविधाएं रखकर जो है यहाँ लोग जो है वो घंटे निकाल लेते हैं जब तक शेलिंग थम जाती है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये बंकर जो है बिल्कुल छोटा है। अंदर एक जो बंदा है वो एक समय आ सकता है और करीबन 10 से 12 लोग इधर अंदर रह सकते हैं। हिंदुस्तान ने फिलहाल POK को आतंक और साजिश के अड्डे की जगह अब ऐसा बना दिया जहां आतंकी पाक सैनिकों पर बोझ की तरह महीनों से मुफ्त में खाना खा रहे हैं। कूटनीति के टेबल से लेकर LOC तक यही तैयारी पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ा रही और पाकिस्तान को POK खोने का डर हर वक्त सताता रहता है। इरफान कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। और देखिए किस तरह से पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए हर मंच का इस्तेमाल करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता के बीच, पब्लिक के बीच। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार उस तरह से नहीं मिल पाए हैं जैसे आमतौर पर जब वो जाते हैं विदेश दौरे पर तब मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच पहुंचे हैं। तो देखिए ये भारत का झंडा हर तरफ लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मिलने का मौका मिले। आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो बड़ी सभा होती है, लोगों को उन्हें सुनने का मौका मिलता है। यहाँ से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी एयरपोर्ट के लिए निकले हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वहाँ पर जो लोग उनका इंतजार कर रहे थे बहुत समय से, उनसे मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बार कोविड की वजह से और जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं उसकी वजह से
एक बड़ी सभा वो नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद वो तमाम लोग जो उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनसे मिल रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कैनेडी एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले ये मुलाकात उनकी हो रही है उन तमाम भारतीयों से, उन तमाम लोगों से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, और कोशिश कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, भीड़ मौजूद है बड़ी लोगों की यहाँ पर, क्योंकि वो तमाम लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे थे बहुत समय से कि उनकी मुलाकात हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तमाम वो प्रवासी भारतीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे, उन्हें इस वक्त हाथ मिलाने का मौका भी मिल रहा है और मिलने का मौका मिल रहा है। ये वो तमाम प्रवासी भारतीय हैं जो आमतौर पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाते हैं और उनसे मिलने के लिए बड़ा कार्यक्रम रखा जाता है। लेकिन इस बार उस तरह का संबोधन नहीं हो पाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन उसके बावजूद वो तमाम प्रवासी भारतीय जो पहुंचे यहाँ पर मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा लोगों से इस वक्त देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात करने के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकाला है। न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए बस कुछ ही देर में रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो देश वापस आ रहे हैं, लेकिन किस तरह से एक बड़ी उपलब्धि के साथ भी आ रहे हैं। बहुत अहम बैठकें उनकी हुई हैं जहां से बहुत कुछ हासिल होगा भारत को। भले ही हम बहुत बड़ी हेडलाइंस इस वक्त शायद ना देखें, लेकिन बहुत दूरगामी असर होगा उन मुलाकातों का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई हैं, चाहे वो क्वाड की बैठक हो, चाहे जो बाइडेन से मुलाकात हो, संयुक्त राष्ट्र में उनका संबोधन हो। और TV9 भारतवर्ष ने भी आपको हर पल की खबर दिखाने की कोशिश की है। हमने एक बड़ी कवरेज की, हमारे इस बड़े सेट से हमने आपको एक कवरेज लगातार दिखाई है। बहुत मेहनत हमने आप तक इस पूरी खबर के हर पहलू को पहुंचाने के लिए की है। हमारे साथ मेहमान जुड़े लगातार जो हर पहलू को एनालाइज कर रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे। और हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त भी मेहमान जो मौजूद हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगी। संगीत रागी जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस तरह का संबोधन नहीं कर पाए जो आमतौर पर होता है। बड़ी संख्या में पहुंचते हैं प्रवासी भारतीय, यहाँ पर भी इस वक्त भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल पाएँ, एक थोड़ा इंटरेक्शन उनका हो पाए, उसकी कोशिश की है इस वक्त प्रधानमंत्री ने बहुत। देखिए, जो इंडियन डायस्पोरा था उसको प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वप्रथम गैल्वेनाइज करने की कोशिश की थी, लेकिन इंडियन डायस्पोरा जिस गति से, जिस तीव्रता से और जिस आवेग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में विस्तार लिया है और जिस प्रकार से भारत के प्रति उनकी आशाएं जगी हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। देखिए, प्रधानमंत्री क्या संगीत रागी जी से ऐसे भी समझा जा सकता है कि ये वो तमाम भारतीय हैं जो भारत से जुड़ने के लिए बस इंतजार कर रहे थे कि उनको कोई ऐसा एक पुल मिले? देखिए, और वो सुमेरा जी, मैं अक्सर टेलीविजन के कारण अक्सर बातें होते रहती हैं। एक बहुत बड़ा अंतर देखने को आया है जब विदेश के अमेरिका या इंग्लैंड या यूरोप के और देशों से जो लोग जब बात करते हैं तो वो कहते हैं इस बात को, ये बार बार दोहराते हैं कि हमारा सीना अब गर्व से, हमको अपने को भारतीय कहने में बड़ा गौरवान्वित मेहमानों की भी राय ले लेते हैं। संजय भारद्वाज जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, निश्चित रूप से जो इनकी करिश्मेटिक पर्सनालिटी है, कार्यक्रम है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो समय निकाला कि वो तमाम लोग जो यहाँ पहुंचे उनसे मुलाकात करें। जी, इनका जो एक करिश्मेटिक एक पर्सनैलिटी है, जो इन्होंने दुनिया को दिखाया है कि भारत जो है दुनिया को वैक्सीन दे सकता है, भारत सैटेलाइट दे सकता है, भारत दुनिया में हेल्थ और मेडिकल क्षेत्र में भी अपना दबदबा बना सकता है। और जिस तरीके से एक जुड़ाव इन्होंने स्थापित किया जो पिछले वो दिख रहा है। कार्यकाल में, जहां हमारे साथ मंतोष जी बहुत समय से जुड़े हैं और मैं उनके पास नहीं जा पाई हूँ। मंतोष जी, बहुत अपॉलॉजीज के साथ मैं आपका रुख कर रही हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अब खत्म हो रहा है, किस तरह से आप इसे सम अप करेंगे? क्योंकि बहुत बड़ी हेडलाइंस शायद नहीं सामने आएंगी, लेकिन बहुत कुछ हासिल हुआ है इस दौरे में। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। धन्यवाद बोलने के लिए। देखिए, मैं सुन रहा था 40-45 मिनट से और थोड़ा सा अच्छा भी नहीं फील कर रहा था, इसलिए क्योंकि काफ़ी डिल्यूटिव एंड डिस्ट्रैक्टिव प्रोग्राम शो चल रहा था इस विषय में कि इतनी बड़ी अचीवमेंट इंडिया के लिए हुई। ये मेरे ख्याल से इतने दिनों से मैं 20-25 साल से बाहर हूँ, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन प्राइम मिनिस्टर का दौरा रहा मेरे हिसाब से था। और ये छोड़ के हम लोग ड्रोन और क्या क्या बात कर रहे थे और उसके बारे में नहीं बात कर रहे थे कि कितनी बड़ी अचीवमेंट को हम लोग मिस कर रहे हैं। तीन फैक्टर में अचीवमेंट हुआ है और जरा ध्यान दीजिएगा। 2 मिनट्स, गिव मी 2 मिनट्स। वन थिंग जो आप ही के शो में थोड़ी देर पहले जब
क्लिप दिखा रहा था। प्रधानमंत्री बोले जनरल असेंबली में आतंकवाद टेररिज्म के बारे में तो बोल ही रहे थे, एक लाइन बहुत अच्छी बोले, 1/6 पॉपुलेशन वर्ल्ड के है और इंडिया खुशहाल रहेगा, इंडिया समृद्ध करेगा तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड समृद्ध करेगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन खाली सामरिक दृष्टिकोण से ही नहीं इंपॉर्टेंट है, भारत के फ्यूचर इकोनॉमी और इस सब के का एक हिडन संदेश है इसमें छुपा हुआ है, जो जाके क्वाड में फ्रूटफुल होगा। देखिएगा, दूसरी जो सबसे बड़ी बात हुई, पर्सनल इन पर्सन रिलेशनशिप वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से हुआ, जो अपने आप में ऑफ द लाइन एक फ्यूचर बहुत बड़े अलाइनमेंट का समर्थन के लायक ये मीटिंग हुई है, प्राइवेट ऑफ द रिकॉर्ड एंड एवरीथिंग, बॉडी लैंग्वेज। और तीसरी क्वाड पे हुई। क्वाड में पहली बार एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन हुआ, इसके पहले एक लूज काइंड ऑफ मोटिव था, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं था। और वो ऑब्जेक्टिव क्वाड में ये आया कि एक अल्टरनेटिव चाइना का हमें मिलना चाहिए। और क्या ये नहीं हुआ कि सामरिक, लेकिन चाइना का एक अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे? एक वैक्सीन डिप्लोमेसी, दूसरा आया कि सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी का। ये बहुत बड़ी इस लाइन में बहुत बड़ी इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, जो आप लोग मिस कर रहे हैं, सबको समझना। ये लास्ट 20-30 इयर्स में चाइना का और ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सर ये सबसे सफल दौरा अभी तक रहा है, क्योंकि भारत को जिस तरह से हम बार बार कह रहे हैं कि भारत अब उस मुकाम पर है जहां वो डायरेक्शन दे सकता है, जहां वो दिशा दिखा सकता है, और वो करने की कोशिश हो रही है और उस मुकाम पर भारत इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। लेकिन क्योंकि इस दौरे की जो पृष्ठभूमि है, उसके पहले अफगानिस्तान किस तरह से चर्चा के केंद्र में रहा है और उस वक्त वो दुनिया की चर्चा के केंद्र में, हमारे साथ कुछ अफगानी यहाँ पर मेहमान मौजूद है, वो अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते थे, बताइए। जी, मैं ये बोला कि पाकिस्तान बार बार बोला कि मुसलमान का मैं मदद करना हूँ। अगर आपका मुसलमान का मदद करना है, जाओ चाइनीज का मुसलमान के साथ क्या किया, जाओ फिलिस्तीन के मुसलमान के क्या किया। आप क्यों का मुसलमान का बदनाम करना है? बार बार बोलेगा मैं मुसलमान का मदद कर रहा हूँ, मुसलमान मारता है। जी, अभी ये सुन रहे होंगे हमारे साथ जो पाकिस्तान से मेहमान मौजूद हैं वो भी, और पाकिस्तान को दिखाने के लिए यही आईना काफ़ी है कि वो अफगानिस्तान जिसकी आप बात करते हैं, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के छात्र, वहाँ के युवा कैसे सवाल आपसे पूछ रहे हैं, और ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। अपने प्रोपेगेंडा से अलग हटकर अपने देश की चिंताओं को दूर करे और जो उसके सामने एक सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी है उससे निपटने की कोशिश करे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अब जो TV9 भारतवर्ष पर ये बड़ी कवरेज है वो आगे भी जारी है, इसे आगे इस सिलसिले को बढ़ाएंगे दिनेश गौतम। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।